फाइन स्टूडेंट, यूनियन बजट 2024 एंड 25, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर किए थे, उसमें हम लोग ओवरव्यू समझे थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, करेक्ट, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कहाँ पे कितना रिसिप्ट है, मार्केट बोरिंग कितना है, तो वो हम लोग ओवरऑल समझ लिए। इस बार जो फिजिकल डिफिसिट होने जा रहा है पहले के ईयर के कंपेयर में वो कम होगा 4.9%। जहाँ तक सवाल है रेवेन्यू डिफिसिट का भी, तो वो भी काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। तो सरकार अधिक से अधिक फिजिकल डिसिप्लिन की ओर बढ़ रही है सरकार। इस क्लास में देखो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक सवाल है नंबर ऑफ़ लेक्चर का, तो यूनियन बजट 5 मॉड्यूल्स में होगा। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि तुम लोग को यूनियन बजट 3 मॉड्यूल्स में होगा, तो ऐसा नहीं है। यूनियन बजट मोस्ट प्रोबेबली 5 मॉड्यूल्स में आएंगे, 5 लेक्चर में आएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो गया, ये सेकंड लेक्चर होगा। इसमें जो भी भारत सरकार का यूनियन बजट में जो प्रायोरिटी एरियाज़ है, 9 प्रायोरिटी एरियाज़ भारत सरकार ने इस बार सौंपा है पार्लियामेंट में, और कहा है कि 9 प्रायोरिटी सेक्टर पे हम काम करना चाहेंगे दिस ईयर, ठीक है। तो इस मॉडल में हम लोग 2 प्रायोरिटी सेक्टर पे ध्यान देने जा रहे हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, समझ गए, क्योंकि सरकार को भी पता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा समस्या है, और एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि एग्रीकल्चर में तुम लोग जानते हो कि जो हमारे फार्मर्स है उसके जो रियल वेज या तो स्टैग्नेंट है या फिर घटा है। हाँ, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे भी यही कहता है। दूसरी बात ये है कि जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादा ऐड हुए हैं उसमें। 4 साल पहले 43% था वर्क फोर्स, और वो बढ़ के 46% हुआ है। तो 46% यदि वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, यानी कि बहुत सारा डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर। जितने संख्या उसके अंदर जुड़ेंगे उतना ही तुम्हारा जो वेज है वो कम होते चला जाएगा, समझ गए ना। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ, यूनियन बजट 2024 एंड 25 देखो एज पर फाइनेंस मिनिस्टर, अभी देखो ग्लोबल इकोनॉमी ठीक काम कर रहा है, बेटर ही काम कर रहा है, जबकि बहुत सारा चैलेंजेस है ग्लोबल इकोनॉमी में। जैसे देखो पॉलिसी अनसर्टेनिटी, क्योंकि अभी जानते हो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, बहुत सारे कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को यूज़ कर रहे हैं। कायदे से ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, अब ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये डी ग्लोबलाइजेशन का एरा है। हाँ, रीशोरिंग, फ्रेंडशोरिंग, ये सब चल रहा है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रहा है, और बहुत ही अनसर्टन पॉलिसी है। जैसे एग्जांपल देखो, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, इनफैक्ट नॉन टैरिफ बैरियर रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में भी देखे थे स्टूडेंट कि 2023 में लगभग 3000 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ है ट्रेड में। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट कि अनसर्टेनिटी है तुम्हारे ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में। उसके बाद भी ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है। नंबर 1, हाँ, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जियो डिसरप्शन है, यानी कि जो ग्लोबल सप्लाई जो चेन सिस्टम वो पूरा डिसरप्ट हो गया है। तो देखो, 2 जो सबसे बड़े रिस्क है कि ग्रोथ कम होने का चांस है, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन होने का भी चांस है। तो ये दोनों ही बहुत खतरा है। इससे क्या, जिस हिसाब से चैलेंजेस है वर्ल्ड में, ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इससे क्या हो सकता है कि इससे तुम्हारा हेडविंड आ सकता है। हेडविंड का मतलब क्या, चैलेंजेस हो सकता है ग्रोथ के लिए। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन देख रहे हो, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। मैं ग्लोबल एवरेज का बात कर रहा हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। भले ही वर्ल्ड अभी अच्छे जीडीपी से बढ़ रहा हो, ठीक ग्रोथ कर रहा हो, मगर उसके बावजूद भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे पॉलिसी ऑफ अनसर्टेनिटी, वही कह सकते हो, जैसे ट्रेड वार हो गया, टेक्नोलॉजिकल वार हो गया, उसके बाद रसिया और यूक्रेन का अपना ही कन्फ्लिक्ट है। जिस हिसाब से रेड सी में जानते हो, रेड सी में जो इजराइल और हमास का जो एपिसोड चल रहा है, उसके बाद हौदी रेबल्स का अटैक वहाँ पे है ना, हौदी रेबल्स ने अटैक किया था ना रेड सी को, जिसकी वजह से पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया वो सिस्टम। तो ये चीज़ यानी कि 2 प्रॉब्लम है। क्या है, डाउन साइड रिस्क फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ कम होने का चांस, और दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस। हाँ, इस बीच में भी इतना चैलेंजेस है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस, ग्रोथ कम होने का चांस है, उसके बावजूद भी भारत एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कंट्री है जो कि ग्रोथ लगातार कर रहा है। तो इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो।
समझे। तो इंडियाज़ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा डिस्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेस। जहाँ तक सवाल है भारत का इन्फ्लेशन का, तो हम जानते हैं 1-1.5-2 साल पहले 6% से भी ऊपर चला गया था, फिर 6% आया, फिर 5%, अभी देखोगे तो 5% के आसपास है, और बहुत जल्दी हम लोग 4% भी ले आएंगे उसको। हाँ, और सबसे जो आइडियल जो WPI होता है, सॉरी CPI जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, वो 4 ही होता है। सही बात है ना, 4 सबसे आइडियल माना जाता है। तो वो भी बहुत जल्दी हम लोग टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कोर इन्फ्लेशन का, तो ऑलरेडी वो हमारा 3 है। इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात कहा गया था कि RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको कहाँ फोकस करना चाहिए, उसको कोर इन्फ्लेशन को फोकस करके रिपो ऑपरेशन चलाना चाहिए, यानी कि लिक्विडिटी घटाना या बढ़ाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर इन्फ्लेशन, नॉट योर CPI। समझ रहे हो ना, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन तो बहुत कम है आपके कंट्री में, ओनली 3 है, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन है वो आपका फूड इन्फ्लेशन है। अभी जान रहे हो ना फूड इन्फ्लेशन कितना है, 8 to 9% है। और यदि फूड इन्फ्लेशन भी है इस कंट्री में तो डिमांड की वजह से नहीं है, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से है। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तरीके से आ सकता है, डिमांड के तरीके से भी आ सकता है। डिमांड का मतलब क्या, जेब में पैसा हुआ आपकी जेब में, आप खरीदने जाओगे तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएगा, समझ गए ना। और दूसरा तरीका क्या है कि यदि मानसून ठीक टाइम पे नहीं आया, इरिगेशन ठीक से काम नहीं किया, ठीक है, तो उस समय भी आपका दाम बढ़ सकता है, क्योंकि सप्लाई साइड से प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गए स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे ने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये जो भी फूड इन्फ्लेशन देख रहे हो, ये डिमांड साइड से नहीं हो रहा है, लोग पास जेब में पैसा है इसलिए नहीं इन्फ्लेशन आ रहा है, एक्चुअली में सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम है, सप्लाई कॉन्स्टेंट होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इसलिए RBI का जो मॉनेटरी कमेटी है उसको इतना रिपो रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और हम देख रहे हैं 2-2.5 साल से 4 से लेकर 6.5% तक चला गया, उतना नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोगों को पैसा की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल इनकम जो फैमिलीज़ है उसका बहुत ही बुरा स्थिति है। इनफैक्ट इस बजट में ये चीज़ एड्रेस किया गया कि हाँ अब ज़रूरी है कि जिस हिसाब से डिस्ट्रेस में लोग सब है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, समझे। और तुमको इस मॉडल में भी वो चीज़ दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, इन्फ्लेशन इज मूविंग टुवर्ड्स 4% टारगेट एंड कोर इन्फ्लेशन करेंटली इज 3.1%। समझ गए ना। जैसे कि इंटरिम बजट में ये आया था कि भारत में 4 ही कास्ट है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे रिपीट किया गया। 4 ही कास्ट है, गरीब है, महिला है, युवा है और अन्नदाता है, फार्मर है। इसी पे यदि हम फोकस करें तो भारत आगे बढ़ सकता है और विकसित भारत की ओर जा सकता है भारत। समझ गए ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। आखिर प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, कहाँ कहाँ सरकार ध्यान देने जा रही है। तो 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स है स्टूडेंट, 9 प्रायोरिटीज़ है। नंबर 1 देखो कि एग्रीकल्चर को बेटर बनाना, एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना, एग्रीकल्चर को मोर रेजिलियंट बनाना। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना, कहीं पे देखते हो फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे लंबा समय तक ड्राउट है। तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में यदि हमारे पास ढंग से सीड ना हो जो इस चीज़ को विथस्टैंड ना करे, तो प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर का ख़त्म हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो एग्रीकल्चर होना चाहिए वो तुम्हारा स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होना चाहिए। समझ गए ना। हाँ, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सुने होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह का चीज़, इस तरह का एग्रीकल्चर को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 क्या, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार सरकार ने देखो एम्प्लॉयमेंट के लिए, देखो पहली बार सरकार इस तरह का स्टेप लेके आ रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सरकार सीरियस है एम्प्लॉयमेंट को लेके, इस बार बजट में ये चीज़ दिखता है, क्योंकि सरकार को पता है कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है इस कंट्री में। भले ही पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बोलते रहे कि केवल 3% से 4% तक ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को, बट तुम यदि ILO का रिपोर्ट देखोगे, बाकी संस्था का रिपोर्ट देखोगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका कॉन्ट्रास्ट है वो, समझे। और दूसरी बात है, चलो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी बात हम मान लेते हैं, तो आखिर जॉब है तो किस सेक्टर में जॉब है। यदि आपका जॉब एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है तो वो जॉब किस काम का है, नंबर 1। दूसरी बात है कि यदि जॉब बढ़ा भी है तो तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयड का बढ़ा है। यदि महिला बढ़ी भी है, महिला का जो वर्क फोर्स 23 से लेकर 37% हो रहा है, तो वो भी किस में हो रहा है, तुम्हारा फार्मिंग में हो रहा है, हिडन एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। तो फिर ये क्या काम का ये जॉब, ये तो जॉब डिसेंट जॉब ही नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। बात समझती है, सरकार को पता है ये चीज़, इसलिए सरकार
इस बजट में एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ही फोकस कर रही है। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी भारत सरकार लेके आ रही है, इंटर्नशिप एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो। इंटर्नशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग में अंतर होता है विद्यार्थी लोग। इंटर्नशिप क्या है कि जो वेल कंपनीज है उसके अंदर काम करवाना, दैट्स ए इंटर्नशिप। जैसे कि जानते हो ना, कई बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, जो टेक्निकल जो एजुकेशन लेते हैं, तो वो जाते हैं बड़े बड़े संस्था में काम करने के लिए। जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, तो सिविल इंजीनियर मान लो कि 4th ईयर में है या 3rd ईयर में है, उनको मौका मिल गया और वो जाके L&T में जाकर काम कर लिए, तो देखो वो उसको जॉब मिलने से पहले ही वो पूरी तरीके से वो स्किल्ड हो गया। और जैसे ही उसका बीटेक ख़त्म होगा, जैसे उसका कोर्स ख़त्म होगा, उसको आता है सब चीज़, वो आराम से एम्प्लॉयड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप। बात समझे ना। जहाँ तक सवाल है वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या है, थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। मत दिक्कत क्या है इस देश में, इस देश में दिक्कत ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है, जो स्किल होता है, वो उस लेवल का नहीं होता जो चीज़ तुम्हारा इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। तो इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है और वोकेशनल ट्रेनिंग में जो स्किल डेवलप हो रहा है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को भी भरने का प्रयास किया है इस यूनियन बजट में। तो हम कह सकते हैं बहुत ही सराहनीय बजट है ये, और बहुत ही नोबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बजट को पेश किया गया है। हाँ, तो समझ गए ना। तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एंड नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। 4 देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, बिल्कुल इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब बच्चे लोग बात समझो, 9 प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज तो है, ठीक है, मगर 8 और 9 जो देख रहे हो तुम लोग, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसके बारे में कोई प्लान अभी आया नहीं है। अब भारत सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, बट अभी भारत सरकार के पास नहीं है। बस भारत सरकार ने लिख दिया उस पर, आने वाले समय में भारत सरकार इस पर पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने जा रही है, अभी नहीं बनाई है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सवाल है 5, 6, 7, तो उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है इस बार बजट में। इस बार के बजट में जो सबसे अधिक जो फोकस किया गया है वो एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड 1 ईयर HRD, ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 पे ज़्यादा फोकस है इस बार यूनियन बजट में। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, 8 और 9 के लिए अभी कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नहीं आया है। भारत सरकार ने ये समझाया है या बताया है कि आने वाले समय में हम जैसा परिस्थिति होगा उस हिसाब से इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, उस हिसाब से इस चीज़ को पूरा करेंगे। और अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी बहुत ज़्यादा बात नहीं है इस बार बजट में। जैसे तुम लोग कहोगे ना PM शक्ति का क्या हुआ सर, PM गति शक्ति का क्या हुआ, तो इस बार उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है, समझे। अब ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा ही कैपेक्स पे काम किया है, तो हो सकता है भारत सरकार इस बार उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना जा रही है। भारत सरकार इस बार एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना जा रही है, भारत सरकार इस बार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाह रही है, समझ गए। हाँ, आगे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी लेते हैं, प्रायोरिटी एरिया नंबर 1, दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। बच्चे लोग, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि भारत का जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल। यानी कि आप ग्लोबल वैरायटी ऑफ सीड्स को देखोगे और भारत का सीड्स को देखोगे, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, व्हीट और राइस, स्पेशली राइस का मैं बात करूं, तो जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो हाफ है वर्ल्ड के कंपेयर में। और यदि मैं बात करूं ऑयल सीड का, तो वो भी 50% से भी कम है। यदि मैं पल्सेस का ही बात करूं तो लगभग वही आएगा। और जहाँ तक सवाल है पल्सेस का, तो भारत में प्रत्येक साल पल्सेस कितना प्रोड्यूस होता है, 25 to 26 मिलियन टन्स, और वो भी हम लोग नियर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ है, पूरा सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए अभी भी। 2 से लेकर 3 मिलियन टन्स बाहर से ही मंगवाते हैं। बात समझे। तो पहले तो हमें यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होना है पल्सेस में, और पल्सेस में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी मतलब समझते हो ना, यील्ड पर हेक्टर, एक हेक्टर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, यील्ड कितना हो रहा है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अब वो बढ़ाने की ज़रूरत का मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए कंट्री में। दूसरी बात है ऑयल सीड। देखो ऑयल सीड कितना बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, क्योंकि भारत अभी भी अपना वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करके पूरा करता है ना। जो तेल हम लोग सेवन करते हैं, जिसका घर में जो बनाते हैं, बताओ 55 से लेकर 60% बाहर से आता है वो।
और एग्रीकल्चर यदि बास्केट में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो अमाउंट है इंपोर्ट का वो तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल ही है। तो 55 से लेके 60% बाहर से आता है, समझ गए ना। जैसे जिसमें एग्जांपल देखो, वही मलेशिया, इंडोनेशिया है, कुछ तुम्हारा साउथ अमेरिका से भी है तुम्हारा, जैसे अर्जेंटीना हो गया, यूएसए हो गया, है ना, सोयाबीन, बिल्कुल सोयाबीन जो है, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, यहाँ से हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये बहुत ज़रूरी है। देखो एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम करना होगा, उसको हाँ देखना होगा ठीक से, कंप्रिहेंसिव रिव्यू करना होगा हमें, और कोशिश करना होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे ही दिया है तुम लोग को प्रोडक्टिविटी कितना लो है भारत में। और दूसरी बात है कि ऐसा वैरायटी डेवलप करे सीड का जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्योंकि देखो अब न्यू नॉर्मल है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से आप भाग नहीं सकते हो, यदि आप क्लाइमेट चेंज से भागोगे तो आप गलत तरीके से जी रहे हो। अब सिस्टम एडाप्टेबिलिटी वाला होना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसलिए एग्रीकल्चर को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को भी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाने की ज़रूरत है। अब कैसे बन सकता है ये तब बन सकता है जब ठीक तुम्हारा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो यहाँ पे। अब बताओ राइस और व्हीट उगाए जा रहे हो तो उससे तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होने जा नहीं रहा है आपका। इससे अच्छा है कि मिलेट्स पे काम करो, है ना। और दूसरी बात है कि मिनी किट, यानी कि सीड्स का वितरण अच्छा होना चाहिए। सीड्स, यदि सीड्स बेटर होगा, देखो याद होना चाहिए तुम लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन। आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे बना? वही हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की वजह से। उस समय वो रिक्वायरमेंट था तो वही हम चलाए, बट अभी का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो अभी भी हमें इस तरह का अप्रोच के साथ चलना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सके, समझ गए ना। हाँ, जो फंडिंग है वो भी चैलेंज मोड में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट प्लेयर भी वो आएंगे, वो भी कार्य करेंगे। क्योंकि कब तक तुम्हारा खाली सरकारी एग्रीकल्चर को ध्यान दे, जब तक प्राइवेट प्लेयर नहीं जुड़ेगा, जब तक प्राइवेट प्लेयर स्टोरेज व्यवस्था को नहीं बनाएगा, तब तक फार्मर्स का भला नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में स्टोरेज फैसिलिटी की कमी की वजह से बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है। सही बात है कि नहीं, बताओ। तो ऐसे केस में प्राइवेट सेक्टर को आना होगा। इसलिए देखो, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट हो, चाहे आउटसाइड हो, सभी लोग को आके इस पर रिसर्च करना होगा, सभी लोग को आके एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन देना होगा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। यही नीड ऑफ द आवर है। और ऐसा नहीं कि केवल इस चीज़ को लिखा जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। बजट आने से पहले या बजट के साइमल्टेनियसली कह सकते हो कि जो शिवराज चौहान जी हैं, जो अभी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है एंड फैमिली वेलफेयर, तो इन्होंने एफपीओ पे काम करना शुरू कर दिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और एफपीओ को और मजबूत किया जा रहा है ताकि बार्गेनिंग पावर इंक्रीज़ हो फार्मर्स का, और प्लस उसको अच्छे से मार्केट इंटेलिजेंस मिल सके। समझ रहे हो ना, मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि डिस्कवरी ऑफ प्राइजेस, प्राइस कितना है, कहाँ पे क्या प्राइस है, कौन से समय में कौन सा अनाज को ग्रो करना है, समझे ना, कहाँ पे कौन से क्रॉप्स पे ध्यान देना है, कौन सा सीड लगाना है, इनपुट कॉस्ट हो चाहे आउटपुट हो, सभी में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि वो दे प्ले द रोल ऑफ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड जानते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही बेहतरीन है फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। समझ पा रहे हो ना। नंबर 2 देखो, यस वही न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स चाहिए हमें, समझे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का हो, चाहे क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ का हो, ये चाहिए। यही नीड ऑफ द आवर है, ताकि हम फार्मर्स को देंगे तभी फार्मर्स इसको अच्छे से, है ना, अपने खेत में लगा के वो आगे ले जा सकते हैं। और ताकि जो क्लाइमेट का जो वेगरीज है, क्लाइमेट का जो एक्सट्रीमिटी है, उससे बच सके। देखो ये इतना सुंदर तरीके से लिखा गया है, इनफैक्ट आप लोग मेंस में भी लिख सकते हो ये सभी चीज़, ठीक है। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। देखो नेचुरल फार्मिंग, तो पहला हम लोग क्या समझे कि एग्रीकल्चर में रिसर्च की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि न्यू वेराइटीज़ चाहिए, बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन कह सकते हो। नंबर 3 देखेंगे नेचुरल फार्मिंग। देखो नेचुरल फार्मिंग का चर्चा बहुत दिन से हो रहा है, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसको और साइंटिफिक बनाओ, ठीक है। जैसे काऊ का यूरिन हो गया, काऊ का डंग हो गया, दे कैन बी यूज्ड ओवर योर इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर, ओवर योर सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो इंडस्ट्रियल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसके वजह से सोइल तो बर्बाद हो ही रहा है, सोइल तो बर्बाद हो ही रहा है, सोइल का फर्टिलिटी कम हो रहा है,
लीचिंग हो रहे हैं, यूट्रोफिकेशंस हो रहा है ओशंस और सी बॉडीज़ में, एट द सेम टाइम ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट के लिए भी तो ठीक नहीं है वो। तो अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग की ओर होना चाहिए। तो देखो आने वाले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक फार्मर्स को, है ना, इनकरेज किया जाए कि यस डू नेचुरल फार्मिंग, लाइक योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, लाइक योर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और हाँ, यदि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किया जा रहा है तो यह विथ सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग, समझ, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि देखो कई बार क्या होता है, कई मेथड ना उल्टा भी पड़ सकता है। देयर मस्ट बी ए साइंटिफिक अप्रोच टू डू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, समझ गए ना। तो इन द नेक्स्ट 2 years 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming supported by certification and branding। यदि जैसे एग्जांपल देखो, मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हमारे भारत में यदि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है और ऐसे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रकम मिल रहा है और इसका एक्सपोर्ट भी बेटर हो रहा है। हाँ, इसका एक्सपोर्ट बेटर है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो बिल्कुल सर्टिफिकेशन के साथ, ब्रांडिंग के साथ भी ऐसे फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा, सो डैट दे कैन गेट ड्यू शेयर इन मार्केट उसको अच्छा मिल सके। दूसरी बात है, देखो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि नेचुरल फार्मिंग बेटर हो, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी मदद करेगा। एट द सेम टाइम जो ग्राम पंचायत भी आगे बढ़ना चाहता है, जो ग्राम पंचायत आगे आना चाहता है, उसको भी आगे लाया जाएगा, उसको भी स्टेक होल्डर बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत समझ रहे हो ना, एक है ना ग्राम है, उसमें हेड है, मुखिया लोग सब है, और वो लोग प्रमोट करेंगे अपने फार्मर्स को। तो ऐसे ग्राम पंचायत भी आगे आएंगे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी आगे आएगा, कोलैबोरेशन में काम होगा। हाँ देखो, हमारे कंट्री में अभी बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, सही बात है ना। हाँ, बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जैगरी का ज़रूरत है, ये सभी चीज़ हम लोग फार्म में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए लगभग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनने जा रहा है। वही बायो रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स यानी कि जहाँ से हम लोग बायो फर्टिलाइज़र सब बना सके, इस तरह का चीज़ बना सके, खाद्य बना सके जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो। आया तो यस, वी शुड गिव फोकस ऑन नेचुरल फार्मिंग। नंबर 4 देखो, जान ही रहे हो कि पल्सेस एंड ऑयल सीड पे भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नियर सेल्फ सफिशिएंसी है हम पल्सेस में, लगभग हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे 2 साल में। वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ पल्सेस। अभी 25 और 26 मिलियन टन्स। हाँ, और जानते हो कि अधिकतर इंडियंस माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जान रहे हम लोग, बार बार रिपोर्ट आता है। एक तो गलती इंडियंस का भी है कि जंक फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला गया था कि जो बाहर का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना प्रमोट होता है, ब्रांड होता है, हमारा भी लाइफ स्टाइल प्रमोट होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए। सही बात है, इंडियन कुजीन सबको भी ब्रांडिंग मिलना चाहिए। एनीवे, यहाँ पे देखो, भले ही हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी होने जा रहे हैं पल्सेस में, तो सरकार को देखो, सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। सरकार को प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, ये जो चेन है, वैल्यू चेन है, सब में काम करने की ज़रूरत है। जैसे वही ऑयल सीड, मैंने कहा प्रोडक्टिविटी देखो हमारा ऑयल सीड का बहुत कम है, वर्ल्ड के कंपेयर में हाफ से भी कम है, समझ गए ना। जैसे अब एक स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी लाया जाएगा कि आत्मनिर्भरता बनना है ऑयल सीड्स में भी, यानी कि भारत में ऑयल सीड प्रोडक्शन अच्छा हो। और हम जानते हैं कि आसाम वाला एरिया को सेलेक्ट किया गया है ऑयल सीड्स के लिए, विच इज़ वेरी गुड। अंडमान एंड निकोबार वाला जगह को भी सेलेक्ट किया गया था उसके लिए, बट इस पर जल्दी से काम हो और प्राइवेट प्लेयर्स भी एक्टिव पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जैसे ऑयल सीड देखो, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, इस पर देखो, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है भारत में, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो फार्मर जो स्टेबल क्रॉप्स पे ध्यान दे रहे हैं उसको भी स्विच करने की ज़रूरत है, समझ गए ना। हाँ, आगे देखो, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, ये भी अब कैसे किया जाए। यानी कि देखो, अभी देख रहे हो ना जिस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन है, अब फूड इन्फ्लेशन भी आ रहा है तो डिमांड साइड की वजह से नहीं हो रहा है, सप्लाई साइड की वजह से फूड इन्फ्लेशन आ रहा है। तो कैसे किया जाए, देखो, तो लार्ज स्केल क्लस्टर बनाओ वेजिटेबल प्रोडक्शन का, एंड विल बी डेवलप क्लोजर टू द मेजर कंजम्पशन सेंटर। जैसे एग्जांपल देखो, हैदराबाद एक मेजर कंजम्पशन सेंटर हो सकता है ना, क्योंकि मेन सिटी है, उसके आसपास क्लस्टर बनाओ, उसके आसपास क्लस्टर बनाओ जहाँ पे वेजिटेबल प्रोडक्शन हो सके, उसके आसपास ताकि वो इजीली एसेसिबल हो जाए तुम्हारा टाउन में, हैदराबाद में। नंबर 1, समझ रहे हो, ताकि देखो किल्लत ना हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोग एस्पायरिंग क्लास वाले लोग सब है जो मेहनत करने के लिए गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, तो फूड का कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो मेजर सिटी है उसके आसपास सराउंडिंग एरिया में इस तरह का क्लस्टर डेवलप होना चाहिए जहाँ पे वेजिटेबल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, समझ गए ना।
हाँ, गवर्नमेंट विल प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार कर ही रही है, एफपीओ को प्रमोट कर ही रही है, साथ में कोऑपरेटिव को प्रमोट करेगी और स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रही है कि स्टार्टअप भी आए। देखो स्टार्टअप आएगा तो एग्रीकल्चर का है ना स्वरूप बदल जाएगा, मगर अधिक से अधिक स्टार्टअप को आने की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होने चाहिए, ताकि केवल प्रोडक्शन का ही बात नहीं है, प्रोसेसिंग का भी तो बात है, मार्केटिंग का भी तो बात है, स्टोरेज का भी तो बात है। तो ये केवल फार्मर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, चाहे वो एफपीओस के रूप में हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हो, चाहे वो स्टार्टअप के रूप में हो। तो प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्योंकि केवल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, समझा, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक चेन लेयर चाहिए हमको, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारा सामान बिक रहा है, चलो ठीक है, व्हाट अबाउट द वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन बहुत कम है भारत में। हाँ, दूसरा देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हर एक फार्मर्स का एक अपना डिजिटल आईडी होगा, जैसे हम लोग का आधार कार्ड है ना, उसी तरह एक डिजिटल आईडी होगा। अब वो डिजिटल आईडी होने की वजह से हिल गेट ऑल द मार्केट इंटेलिजेंस, समझे, उसको मार्केट इंटेलिजेंस मिलेगा। जैसे देखो याद करो तुम लोग कि एक ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो कंज्यूमर होगा वो भी जुड़ा होगा, फार्मर का अपना डिजिटल आईडी भी है, सरकार भी जुड़ा हुआ है, जितने स्टेक होल्डर है सब जुड़ा हुआ है। तो संवाद करने का तरीका सही रहेगा, और जो बीच में बिचौलिया है इंटरमीडिएट से, आखिर एग्रीकल्चर का जो सामान देखते हो, प्रोडक्ट देखते हो, तो कुछ भी चीज़ खरीदते हो 100 रुपये का, तो मुश्किल से 15 से लेकर 20 रुपये फार्मर को पहुंचता है, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा है कि वो पैसा मार ले रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए इस तरह का यदि डिजिटल आईडी हम फार्मर्स को देना शुरू कर दें तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इनको मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में पता चल सकता है, बेटर सीड्स के बारे में पता चल सकता है। वही मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्राइजेस का डिस्कवरी हो जाएगा, अच्छा मार्केट मिल पाएगा। तो इसलिए सरकार बोल रही है कि येस विल कम विद द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। हेल्थ पे तो सरकार कर ही रही है, बाकी सेक्टर पर तो सरकार ध्यान दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से, अब एग्रीकल्चर में भी सरकार ये इंटरवीन करना चाहती है इस टेक्नोलॉजी से, विच इज़ अ वेरी गुड वेलकम साइन है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, बिल्कुल स्टेट को तो लेना ही होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जानते हो स्टेट सब्जेक्ट है ना। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और जितने भी फार्मर्स, जितने भी लैंड है, कम से कम 3 ईयर्स में कवर करना चाहती है भारत सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? देखो जहाँ तक सवाल है 2024 और 25 का, दिस ईयर, तो डिजिटल सर्वे, क्रॉप सर्वे करना चाहती है खरीफ का और डीपीआई, और कितना डिस्ट्रिक्ट में? 400 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आपको फेज वाइज करोगे, एक ही बार तो होगा नहीं, 3 साल इसके लिए टाइम लिया गया है। हाँ, अब जब ये सर्वे किया जाएगा तो लगभग 6 करोड़ फार्मर्स और उसके लैंड का जो भी चीज़ है वो टोटल तुम्हारा डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, समझे ना। विल बी ब्रॉट इन टू द फार्मर एंड द लैंड रजिस्ट्रीज। हाँ, और उसके बाद देखो इन लोग को अलग से किसान क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा 5 स्टेट्स में, जन समर्थ बेस किसान कार्ड, यानी कि एक्स्ट्रा है। किसान कार्ड तो जानते हो पहले से ये इशू होता है, ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ताकि इन लोगों को और पैसा मिल सके और ये और बेटर सीड्स खरीद के और बेटर अपना काम कर सके फार्मिंग में। समझ पा रहे हो ना? तो ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा सोच है। गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट ए नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर ही भारत सरकार बहुत ही सीरियस है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर जितना डेवलप्ड होगा उसका असर डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या है? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि जब साथ आएंगे तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, और बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा तो जानते हो कि चाहे इनपुट कॉस्ट हो चाहे आउटपुट प्रोडक्शन हो, दोनों में ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो बिचौलिया है, जो इंटरमीडिएट्स है, जो हक मार रहा है फार्मर्स का, है ना, वो कम हो जाएगा। आगे देखो स्टूडेंट, तो फर्स्ट खत्म कर दिए ना कि एग्रीकल्चर पे क्या ध्यान है भारत सरकार का, भारत सरकार क्या क्या करने जा रही है। तो सबसे सुंदर चीज़ इस बार का कहोगे जो सबसे हट के है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, बाकी चीज़ तो बहुत दिन से पढ़ ही रहे हो तुम लोग। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट, देखो सीरियस है सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट इज़ टू सीरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है, 5 पैकेज है, प्राइम मिनिस्टर के पैकेज में 5 चीज़ आता है, समझे। स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, स्कीम डी, स्कीम ई। और ये जो 3 स्कीम है, स्कीम ए चाहे स्कीम बी हो और चाहे स्कीम सी हो, तीनों ही एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है।
हालांकि यहाँ पे क्रिटिक्स भी अपना बात को रखेंगे। देखो सरकार क्या चाहती है कि इंसेंटिव दे के, सपोर्ट दे के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, समझे ना। सपोर्ट दे के सरकार क्या करेगी कि एम्प्लॉय को सपोर्ट देगी, सरकार क्या करेगी एम्प्लॉयर को सपोर्ट देगी। एम्प्लॉय जानते हो ना, जो काम करने के लिए जाते हैं कर्मचारी, उसको एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, जो मालिक है कारखाने का या फिर किसी भी जगह का, जो अपने अंदर हायर करता है एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉयज़ मतलब जो कर्मचारी है। तो यहाँ जो 3 स्कीम है, तीनों स्कीम में अलग अलग जगह पे फोकस किया जा रहा है। पहला जो स्कीम है, स्कीम ए, इसमें एम्प्लॉयज़ को फोकस किया जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाओगे वर्ड्स से यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज से आया है, प्राइम मिनिस्टर के पैकेज में कितना है, 5 स्कीम्स है और 3 स्कीम डेडिकेटेड है एम्प्लॉयमेंट से। तो पहला जो स्कीम है जाहिर सी बात है इंसेंटिव से ही रिलेटेड होगा, यानी कि भारत सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रही है, बट किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, जो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज़ है, जो पहली बार कर्मचारी बनने जा रहा है किसी भी कंपनी में, ठीक है। और ये जो जॉब है ये डिसेंट जॉब है, अच्छा जॉब है, वो वाला नहीं है जॉब, इनफॉर्मल जॉब नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल जॉब, अच्छा जॉब। फॉर्मल जॉब जानते हो ना तुम लोग, फॉर्मल जॉब का मतलब क्या है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से ज़्यादा उसमें मेंबर हो, और जो लेबर लॉज है, जो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉज है उस पर लागू होगा उस कंपनी पे, डेट्स कॉल्ड द फॉर्मल सेक्टर। उस सेक्टर पे लेबर लॉज लागू होगा, बहुत सारा नियम कायदा उस पर लागू होगा, और कम से कम 10 से अधिक कर्मचारी होना चाहिए उस सेक्टर में या उस कंपनी में, तभी उसको हम फॉर्मल कहेंगे। सोशल सिक्योरिटी सब मिले उसको, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी उसका ठीक ठाक रहे, वायलेट ना करे, डेट्स कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। तो भारत सरकार का जो सोच है कि फॉर्मल सेक्टर में हम जॉब क्रिएट करें, उसके लिए भारत सरकार क्या करे, इंसेंटिव दे रही है। तो पहला जो स्कीम है ये फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, कर्मचारी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे समझो कि इस स्कीम में 1 महीना का तनख्वाह दिया जाएगा हर वो पर्सन को जो तुम्हारा वर्कफोर्स ऑल फॉर्मल सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑल फॉर्मल सेक्टर में आ रहा है काम करने के लिए। तो उसके लिए भारत सरकार कितना दे रही है, 1 मंथ का वेज दे रही है। और ये कब तक एप्लीकेबल है, कितना रकम तक एप्लीकेबल है, तो 1 लाख तक। यानी कि कोई कर्मचारी ऐड हो रहा है फॉर्मल सेक्टर में, उसका तनख्वाह 1 लाख तक है, तो उसको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। तो भारत सरकार 1 लाख रुपया नहीं दे रही है, भारत सरकार उसको 15,000 रुपया दे रही है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, 5,000, 5,000, 5,000, और कितना लिमिट तक, 1 लाख तक। यदि मान लो कि कोई आदमी 50,000 वाला नौकरी करने के लिए आ रहा है, तो उसको 1 महीना का जो इंसेंटिव मिलेगा वो 15,000 मिलेगा, 1 महीना का। भारत सरकार भले वो 50,000 हो, भले वो 60,000 हो, भले वो 1 लाख हो, भले वो 35,000 हो, तो भारत सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 15,000। मैं 15,000 भी एक बार नहीं देगी भारत सरकार, 3 इंस्टॉलमेंट में देगी, बढ़िया समझना। ये एम्प्लॉयज़ के लिए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तो एक इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये दी, तो 5,000 के बाद फिर फाइनेंशियल लिटरेसी टेस्ट होगा उस एम्प्लॉयज़ का, फाइनेंशियल लिटरेसी वो कितना जानता है। यदि उसमें वो पास कर गया तब फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, यदि वो फेल कर गया तो उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। अब दूसरी बात है कि मान लो कि वो एम्प्लॉयज़ 1 साल से पहले ही कार्य को छोड़ दे रहा है, ऐसा भी तो केस हो सकता है। तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, मालिक को पैसा लौटाना पड़ेगा। सरकार ने जो पैसा दिया था, कितना दिया था सरकार ने, 5,000 रुपये दिया, 15,000 रुपये दिया था। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू रिटर्न दोज मनी, क्योंकि एम्प्लॉयर उसको रख नहीं पाया। बात समझे ना, एम्प्लॉयर उसको रख नहीं पाया, तो एम्प्लॉयर जो मालिक है उसको 15,000 लौटाने की ज़रूरत है, यदि 12 मंथ से पहले किसी एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया तो ये किसके लिए डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए, ताकि वो लोग को इंसेंटिव मिले, वो लोग काम करें। मगर यहाँ पे क्रिटिक्स का मानना है कि देखो एम्प्लॉयमेंट जो चीज़ है वो मार्केट ड्रिवन है। यदि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट का कमी होगा तो लोग खुद ही हायर करेंगे और अपने स्किल सेट के, अपने जो स्किल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हायर करते हैं। यदि आप ज़बरदस्ती आप एम्प्लॉयर को डोमेन में घुसोगे, कंपनी के डोमेन में घुसोगे, तो इससे डायनेमिक्स ख़राब हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ये भी एक सही सोच है, क्योंकि कोई भी किसी को जॉब देगा तो अपना क्या उसका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जॉब देगा वो। जैसे मान लो कि कंपनी XYZ और ये कुछ हायर करना चाहता है कुछ कर्मचारी को, तो अपने हिसाब से नहीं करेगा वो। और यहाँ पे यदि सरकार इंटरवीन कर रही है तो हो सकता है कि ये डिजास्टर्स भी प्रूव हो सकता है एज़ पर द क्रिटिक्स। ठीक है, ये भी बात दम है इसमें भी। मगर
मगर सवाल ये है कि अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, तो अभी सरकार को भी स्टेप इन होके इस तरह का चीज़ करना ही चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो देखो सरकार कर रही है, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है बच्चे लोग। और इस स्कीम से कितना फ़ायदा होगा? इस स्कीम से 210 लाख यूथ को फ़ायदा होने जा रहा है। तो यहाँ पे समझो क्या लिखा गया, बात समझो अच्छे से। द स्कीम विल प्रोवाइड 1 month वेज टू ऑल पर्सनस न्यूली एंटरिंग द वर्क फोर्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर। समझ गए ना? तो स्कीम क्या है? 1 महीना का तनख्वाह देगा हर वो पर्सनस को जो पहली बार एंट्री कर रहा है फॉर्मल सेक्टर में, नंबर 1। हाँ, द डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जैसे किसान लोगों को मिलता है ना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ताकि बीच में बिचौलिया ना रहे और ना ही वो एम्प्लॉयर को देने वाला है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ के खाते में आने जा रहा है। 15,000 5 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में 5 हज़ार आने वाला है। एक इंस्टॉलमेंट और दूसरे इंस्टॉलमेंट में गैप क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का। यदि वो एम्प्लॉय फाइनेंशियल लिटरेसी टेस्ट में पास हो गया तभी उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। देखो, तो डीबीटी ऑफ 1 month सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एज रजिस्टर्ड इन द ईपीएफओ। ईपीएफओ जानते हो ना, जहाँ पैसा जमा किया जाता है, कुछ कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता है, कुछ कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयज़ करता है और कुछ कंट्रीब्यूट तुम्हारा सरकार भी करता है। सही बात है ना? तो 15,000 तक दिया जाएगा टोटल। तो कितना हुआ? 5,000 3 इंस्टॉलमेंट में। इससे देखो, और कितना कौन सा वर्कर का कितना एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि वर्कर कम से कम 1 लाख तक। यदि कोई वर्कर 1 लाख तक कमा रहा है तो दे विल गेट 15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। यदि कोई 50,000 कमा रहा है तो उसको भी मिलेगा ये। अब कोई मान लो कि एंट्री किसी का हो रहा है 2 लाख सर्विस में, तो उसको नहीं मिलेगा ये 1 लाख तक के लिए है। समझे? हाँ, तो इससे क्या होगा? 210 लाख यूथ को फ़ायदा होने जा रहा है। बात समझे ना? तो ये स्कीम ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरीके से भारत सरकार एम्प्लॉयज़ पे फोकस कर रही है। किस पे? एम्प्लॉयज़ पे फोकस कर रही है। नंबर 2 देखो, स्कीम बी देखो, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करना चाहती है। जानते हो मैन्युफैक्चरिंग में स्थिति बहुत बुरा है, नहीं? मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 16 से लेकर 17% ही कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का। और इस बार तो रिसेंट टाइम में तो जान ही रहे हो कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग को, है ना, और वो आगे, मतलब कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा होप है एम्प्लॉयमेंट का। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी जॉब क्रिएट करने के लिए स्कीम बी लाए हैं। तो इसमें क्या है देखो स्टूडेंट, कि स्कीम ये तो रहेगा पहले से, ये एडिशनल है, यानी कि ये एडिशनल इंसेंटिव है, कह सकते हो। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। हाँ, तो पहले तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग में ऐड हो रहा है फॉर्मल सेक्टर में, तो उसको स्कीम ए से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, एज वेल एज उसको स्कीम बी से भी लाभ मिलने का चांस है। देखो इसमें क्या किया जाएगा, दिस स्कीम विल इंसेंटिवाइज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिंक टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है जिसको स्कीम ए का भी लाभ मिलेगा, साथ साथ उसको स्कीम बी का भी लाभ मिलेगा। इसमें होगा क्या देखो, इसमें तुम्हारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ही टारगेट किया जाएगा। फर्स्ट में एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जा रहा था, इसमें दोनों को ही टारगेट किया जाएगा। क्या होगा बच्चे लोग, जैसे ईपीएफओ जानते हुए कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ करता है, कुछ एम्प्लॉय करता है। वो जो रकम कर रहा है उसमें भारत सरकार एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रही है एक्स्ट्रा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें एक्स्ट्रा ईपीएफओ फंड में एक्स्ट्रा दे रही है। कब तक देगी? इन द फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे देखो अभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर थोड़ा हिचकिचाता है एम्प्लॉयमेंट देने में, क्यों बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट देंगे फिर ईपीएफओ फंड में हमको ही पैसा देना पड़ेगा फालतू का, ठीक है, तो मेरा और बर्डन बढ़ेगा। अभी हमको 10 का रिक्वायरमेंट है, 8 ही से हम काम करवा लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि यहाँ पे सरकार आके बोलती है कि कोई बात नहीं, देखो हम ईपीएफओ में हम कंट्रीब्यूट कर देंगे तुम्हारा, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, ये बोला ठीक है, अच्छी बात है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का, उसमें भी सरकार इंसेंटिव देना चाह रही है। हाँ, इससे कितना लोगों को फ़ायदा होगा? लगभग 30 लाख यूथ को फ़ायदा होने जा रहा है। और प्लस एम्प्लॉयमेंट, हाँ, इंटरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड देयर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। एम्प्लॉयर्स को भी फायदा हो क्योंकि उसका पैसा बचेगा, ईपीएफओ फंड में जो जमा हो रहा था वो बचेगा, क्योंकि अलग से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो देखो स्टूडेंट, देखें ना, स्कीम ए पूरी तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए है, स्कीम बी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए है, और स्कीम सी जानते हैं, देखो ये पूरा एम्प्लॉयर्स के लिए है। देख रहे हो ना, तो कैसे अलग अलग एरिया में टारगेट कर रहा है सरकार ये पूरा। अब ये भी क्या है, एडिशनल एम्प्लॉय, यानी कि और भी बाकी सेक्टर में, ये ऑल सेक्टर्स है। पहले देखे हम लोग फॉर्मल सेक्टर, सेकंड देखे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये ऑल सेक्टर में
रहेगा, लागू होगा ये। दिस एम्प्लॉयर फोकस्ड स्कीम विल कवर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर, हर सेक्टर में होगा ये। इसमें क्या है स्टूडेंट, ऑल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद इन ए सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ विल बी काउंटेड, यानी कि जो भी है एम्प्लॉयमेंट 1 लाख से 1 लाख तक है तो उसके लिए ये मिलेगा, मतलब ये स्कीम मिलेगा। जैसे फर्स्ट में देखे थे ना 1 लाख तक के लिए था, बिल्कुल उसी तरह 1 लाख तक के लिए यदि एम्प्लॉयमेंट है तो मिलेगा ये स्कीम से का भी लाभ मिलेगा। इसमें होगा क्या, देखो सरकार क्या करेगी, सरकार पूरी तरीके से एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेगी। एम्प्लॉयर जान रहे हो ना, मालिक को सपोर्ट करेगी, जो कंपनी का जो मालिक है, उस सेक्टर का जो मालिक है उसको सपोर्ट करेगी। कैसे सपोर्ट करेगी, देखो द गवर्नमेंट विल रिइम्बर्स टू एम्प्लॉयर्स अप टू ₹3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, यानी कि एम्प्लॉयर को 3,000 रुपये देने जा रही है पर मंथ। कहोगे सर ये रकम बहुत छोटा है, रकम छोटा नहीं है, ऐसा बहुत सारा कंपनी होगा, ऐसा बहुत सारा सेक्टर होगा। तो हर एक मंथ सोचो 2 साल तक के लिए हर एक मंथ भारत सरकार 3-3 हज़ार देने जा रही है एम्प्लॉयज़ को अलग से, ठीक है, ताकि ईपीओ में उसका जमा हो जाए कंट्रीब्यूशन, यानी कि ईपीओ को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि जो भी पैसा आएगा वो ईपीओ में जमा हो जाएगा, तो एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो बर्डन होता है ईपीओ का देने का वो कम हो जाएगा। तो 3,000 प्रत्येक महीना दिया जाएगा 2 ईयर्स तक। और एक डायरेक्ट किसको टारगेट किया, एम्प्लॉयर्स को किया, क्योंकि पिछले बार जो स्कीम बी में देखे, स्कीम बी में क्या था कि ईपीओ में आ रहा है डायरेक्ट पैसा, ये इसको जा रहा और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ईपीओ में, दैट इज़ द डिफरेंस, समझे। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड, इससे क्या होगा कि 50 लाख पर्सन्स और भी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का चांस है। तो देख रहे हो इस तरह का स्कीम बहुत ही रेयर होता है, जहाँ पे सरकार को लगा कि इनफ इज़ इनफ, हो गया, बहुत हो गया। अब यदि हम इंटरव्यू नहीं करेंगे तो सच में ही देश में बहुत बुरा स्थिति हो सकता है, क्योंकि सरकार को पता चल चुका है कि जॉब क्राइसिस है इस कंट्री में, समझे। हाँ अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये जो चार्ट जो पढ़ाए हैं तुम लोग को, इनरोलमेंट ड्यूरेशन देख लो, एक्सपेंडिचर ड्यूरेशन देख लो, है ना, कितने लोग को बेनिफिशियरी बनेगा वो भी देख लो, कितना पैसा आवंटित किया गया उसमें देख लो, ठीक है। जो स्कीम ये देखो फर्स्ट टाइमर्स के लिए, है ना, बल्क हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइमर्स इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और तीसरा क्या कि जॉब क्रिएशन के लिए, क्यों उसी के लिए तुम्हारा 3,000 दिया जा रहा है 2 साल के लिए, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया 3 स्कीम, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। प्राइम मिनिस्टर का पैकेज में 5 स्कीम था। हाँ अब जो नेक्स्ट स्कीम जो होगा वो इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए होगा, ठीक है, वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में चलेगा, समझ गए स्टूडेंट। और जो लास्ट जो स्कीम होगा वो तुम्हारा ITIs के लिए होगा, वही वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए होगा, समझ गए ना। तो देखते हैं, चलो। तो प्रायोरिटी फर्स्ट क्या पढ़े स्टूडेंट हम लोग, फर्स्ट देखें एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसमें 3 स्कीम देखे हैं। अब देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बाहर जाओगे, क्योंकि एशिया में, पूरा एशिया में देखो G20 समिट में भी ये बात खुल के आया था कि G20 में जितने भी मेंबर्स थे उसमें इंडिया, यदि मैं बात करूँ गर्ल्स का जो एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट वो सबसे कम था भारत का, और अभी भी कम ही है। जो ह्यूमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडिया का वो बहुत कम है। यदि महिला लोग काम करना शुरू कर दे तो GDP ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और जो डिस्ट्रेस वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, समझे ना। तो देखो यहाँ पे सरकार ने कोशिश किया कि महिलाओं को भी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करवाया जाए। तो गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू सेटिंग ऑफ द वर्किंग वुमेन हॉस्टल। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो महिला को होता है वो सिक्योरिटी का, सही बात है ना, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा समस्या रहता है। तो भारत सरकार क्या बोल रही कि ठीक है हम एक वुमेन हॉस्टल्स बनाएंगे, ठीक है, और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से, और वहाँ पे हम क्रेचेस वगैरह भी बनाएंगे। क्रेचेस मतलब मान लो कि कोई महिला का बच्चा है तो बच्चे को छोड़ तो नहीं सकती है, वो क्रेचेस में सब व्यवस्था रहेगा, खेलने कूदने का भी व्यवस्था रहेगा जहाँ पे वो बच्चे को रख सकती है, ठीक है। तो वुमेन हॉस्टल्स बनेगा इंडस्ट्री के हेल्प से, जो इंडस्ट्री उसको एम्प्लॉय कर रहा है, महिला को दे रहा है, जो जॉब दे रहा है उसके हेल्प से, समझे। और वहाँ पे क्रेचेस वगैरह भी रहेगा। ये क्रेचेस तुम लोग को याद आ रहा है जब मैटरनिटी बेनिफिट जो स्कीम जो लाया गया था उसमें 26 वीक कर दिया गया, तो वहाँ पे भी बात था ये कि क्रेचेस वगैरह बनाया जाएगा। बस सबसे बड़ा जो लकूना जो था, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो पूरा इंडस्ट्री पे ही छोड़ दिया गया था और उसमें सरकार कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो लोग नहीं किए। और दूसरी बात है ये निगेटिवली गया, क्योंकि यदि आप कह दोगे कि आप महिलाओं को 26 वीक तक आपको छुट्टी देना है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो क्यों हायर करेगा महिला को, सवाल ये है। और दूसरी बात है कि यदि महिला आती भी है, यदि मान लो कि महिला आती है अपने बच्चे के साथ, तो उसके लिए अलग फैसिलिटी होना चाहिए, तो कौन करना चाहेगा, ये भी एक सवाल है। मैं इसमें क्या कि सरकार भी हेल्प कर रही है वुमेन हॉस्टल्स बनाने में, ठीक है, विद द हेल्प, विद द कोलैबोरेशन ऑफ योर इंडस्ट्री, समझ गए ना। देखो इन एडिशन द पार्टनरशिप विल सीक टू ऑर्गेनाइज
वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स एंड प्रमोशन ऑफ मार्केट एसेस फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरप्राइजेस। समझ गए ना? इससे क्या होगा, महिलाओं का भी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, उस तरह का प्रोग्राम बनाया जाएगा। और दूसरी बात है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इंटरप्राइजेज है उससे भी महिला क्या है, एसेस हो सके, वहाँ से पैसा वगैरह ले सके, वहाँ से भी स्किल सीख सके। ठीक है, तो अच्छा चीज़ है ना, महिलाओं का भी वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ाने का प्रयास है। एंड नंबर 3 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो पैकेज है उसमें 5 स्कीम है, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, और ये भी एक स्कीम से जुड़ा हुआ है, स्किलिंग प्रोग्राम, क्योंकि स्किलिंग प्रोग्राम है उसमें से एक पैकेज। तो ये क्या होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समझ रहे हो, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, है ना। ये तुम्हारा 4th स्कीम है अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज, और इसका काम क्या है कि स्किलिंग करना लोगों को विद द हेल्प ऑफ, विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड योर इंडस्ट्री। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को तो आना ही पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड योर इंडस्ट्री। और लगभग 5 साल तक बच्चे लोग, लगभग 5 ईयर्स तक 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा उसका। और ये हब एंड स्पोक अरेंजमेंट होगा इसका। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, एक तरफ इंडस्ट्री है और एक तरफ तुम्हारा ITIs है, वहीं जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो अभी हो क्या रहा है, अभी हो रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो तो रहे हैं, बट जो उसमें स्किल जो क्रिएट हो रहा है वो उतना बेटर नहीं है कि इंडस्ट्री में उसको एम्प्लॉय किया जाए। तो यहाँ पे क्या कि जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वही यहाँ पे स्किल डेवलप करवाया जाएगा। जैसे स्किल डेवलप्ड हो जाएगा लोग का, उसको इंडस्ट्री में हायर कर लिया जाएगा। डैट इज़ द हब एंड स्पोक मॉडल। समझ गए ना? तो इस तरह का 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने जा रहे हैं भारत में। ठीक है, जहाँ पे स्किल जो सिखाया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, आलतू फालतू का नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ताकि इंडस्ट्री में प्लेसमेंट हो सके उसका। कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन विल बी अलाइन टू द स्किल लीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड न्यू कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस। समझ रहे हो ना? तो नए नए कोर्सेज भी ऐड किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया चीज़ है कि नहीं है लोगों के लिए, और इंडस्ट्री में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होना शुरू हो गया है। तो यदि लोग के पास स्किल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ये लोग फिर कैपिटल वाला चीज़ ले आएंगे, फिर मशीन वशीन ले आएंगे, तो फिर जॉब, वो तो जॉब रिप्लेसर हो जाएगा, जॉब क्रिएटर नहीं होगा। तो ऐसे केस में लोगों को स्किल करवाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नए नए कोर्सेज पे। समझ गए? हाँ, आगे देखो, स्किलिंग लोन्स देखो, अब लोन दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, और ये भी नॉन कोलेटरल सिक्योरिटीज से, यानी कि सरकार इसके लिए वो बनेगी, सरकार पीछे से कोलेटरल देगी, सरकार पीछे से प्रोटेक्शन देगी। तो मॉडल स्किल लोन स्कीम को रिवाइज किया जाएगा, विल बी रिवाइज, ताकि 7.5 लाख तक मिल सके लोन। जैसे मान लो कि कोई भी एक विद्यार्थी है, वो चाहता है उसका स्किल और डेवलप हो, तो वो बैंक जा सकता है और 7 लाख रुपया ले सकता है, ताकि वो अच्छे से किसी जगह पे एडमिशन करके अपना स्किल डेवलप कर सके। और भी क्या है तुम्हारा, इसमें उसको कोलेटरल देने की भी ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार सपोर्ट करेगी। ठीक है, उसके लिए देखो भारत सरकार का एक अपना प्रोमोटेड फंड होगा। यदि मान लो कि विद्यार्थी नहीं दे पाया तो सरकार के फंड से चला जाएगा पैसा, ताकि बैंक को भी ऐसा ना लगे कि भाई कोलेटरल तो दिखाया नहीं, पैसा ले लिया, कहीं NPS हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सरकार बोली कि कोई बात नहीं, एक डेडिकेटेड फंड बनाते हैं, तुम इन लोगों को पैसा दे देना, कोई चीज़ हुआ, यदि मान लो NPS हुआ तो हम पीछे से देख लेंगे। तो यानी कि सरकार गारंटर बन रही है, कहने का मतलब ये हुआ। समझा? और इससे क्या होगा कि लगभग 25,000 विद्यार्थी प्रत्येक साल को मदद मिलेगा, ऐसे विद्यार्थी लोग को मदद मिलेगा, और ये लोग पैसा लेंगे बैंक से और अपना स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे। समझ गए ना? नंबर 2 देखो, एजुकेशन लोन भी देखो, एजुकेशन लोन कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ तो। सब लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है कि बाहर जाके पढ़ सके, अच्छे अच्छे कॉलेज पढ़ सके। देखो यहाँ पे क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा तुम्हारा 10 लाख तक के लिए, ताकि हायर एजुकेशन में उसका दाखिला हो सके। जैसे जानते हो कि इंडिया में 1 से 1 कॉलेज है, मगर गरीबी की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो 10 लाख तक के लिए एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ताकि पैसा मिले और अच्छा इंस्टीट्यूट में बच्चे लोग पढ़ सकें। ई वाउचर भी दिया जाएगा। ई वाउचर जानते हो ना कि ई वाउचर का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए आपको दिया गया वही चीज़ में आप खर्च कर सकते हो। जैसे सरकार की तरफ से यदि ई वाउचर दिया गया तो वो ई वाउचर को दिखा के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है अपना, क्योंकि ई वाउचर एडमिशन के लिए ही दिया गया है। ई वाउचर पैसा है एक तरह से, मैं वो क्या है कि डेडिकेटेड पैसा है, यानी कि आपको उसी जगह खर्च कर सकते हो। डेट इज़ अ वाउचर। जैसे मॉल में जाते हो तो मॉल में वाउचर मिलता है ना, तो फिर मॉल में ही जाके तुम वो कर सकते हो, बाकी दूसरी जगह पे उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ई वाउचर का मतलब होता है कि डेडिकेटेड चीज़ के लिए ही दिया जाता है, डेडिकेटेड चीज़ के लिए ही होता है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए बात है। ई वाउचर्स फॉर दिस पर्पज विल बी गिवन डायरेक्टली टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर।
हर एक साल, समझे, हर एक साल ई वाउचर 1 लाख लोग को दिया जाएगा। और देखो इतना ही नहीं, जो एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 3% है लोन अमाउंट का। यदि मान लो कि लोन का इंटरेस्ट रेट 7% है, तो 7% यदि लोन का इंटरेस्ट है तो 3% भारत सरकार ही देगी। डेट्स कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन। ये फार्मिंग में भी होता है, फार्मर्स को भी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। यदि फार्मर नेक्स्ट टाइम से यदि पैसा टाइम पे लौटाया जाता है तो उसको और कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि लेट से हम एग्जांपल दे रहे हैं तुमको कि फार्मर्स को लोन मिला 8% के ब्याज से, रियल जो ब्याज है 8%, तो सरकार ने क्या किया, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया। तो 8 में 3 घटाओगे तो कितना, 5 हुआ। तो अब फार्मर को कितना देना है, 5% का ब्याज देना है। यदि फार्मर 5% के ब्याज एकदम टाइम पे दे रहा है तो उसके बाद 1% का और भी इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार दे देती है, 1-1.5% का। तो उसके बाद कितना, उसको 3 या 4% देना है। तो बिल्कुल यही अरेंजमेंट यहाँ पे एजुकेशन लोन में भी किया गया है, समझ गए ना, ताकि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, पढ़े, स्किल डेवलप्ड हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो लोगों को, समझ गए ना, कंप्लीटेड।